नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ। हाँ, तो आज हम बच्चों करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 मोशन, जो कि आपके फिजिक्स का पार्ट है। इससे पहले मैं आपको द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल कंप्लीट करा चुका हूं, जिसकी जो लिंक है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको जाके देखना। बहुत बढ़िया तरह समझा रखा है, बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो आज हम करने वाले मोशन, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो बच्चों, हम ना अपने एवरीडे लाइफ में हम रेस्ट को भी देखते हैं, मोशन को भी देखते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं। कुछ चीज रेस्ट पे होती है, रेस्ट का मतलब जो चीज मूव नहीं कर रही होती है, स्टेशनरी होती है, और कुछ चीज जो मूव कर रही होती है उसको हम बोलते हैं मोशन में है। रेस्ट पे जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, अनलेस एंड अनटिल हम मूव करेंगे उसको तभी वो मूव करेगा, नहीं तो वहीं पे पड़ा रहेगा। और बाकी मोशन में, हर चीज मोशन में यार। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो भी मोशन में, एटम मॉलिक्यूल सब मोशन में, सेल के अंदर चीजें जा रही है आ रही है वो भी मोशन में, हर चीजें मोशन में चल रही है। एक्चुअली मोशन ना इजी नहीं है, मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि मोशन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, मोशन डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हमने पढ़ा था पिछले से पिछले साल, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते थे। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है ना, इतने टाइप के। हाँ, तो वही पीरियोडिक मोशन, जो वाइब्रेशन है ना टू एंड फ्रो वाला, वही पीरियोडिक मोशन के अंदर आ गया। तो इतने सारे मोशन है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो मोशन के बारे में पढ़ना है। एक तो है स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। बाकी सारे अभी नहीं करने हैं हमें। आप 11th में आ जाओगे ना, 11th 12th में आ जाओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक मोशन के बारे में, और बहुत थोड़ा सा अलग ही लेवल पे लेके जाता है, थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर मेरे को किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लोकेशन बतानी तो मैं कैसे बताऊंगा? जैसे मेरे को अपने घर की लोकेशन बतानी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा मेरा घर ना मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। तो मैंने लोकेशन बताने के एक रेफरेंस पॉइंट लिया ना, मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स में मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मैं ओरिजिन को लूंगा। ओरिजिन मतलब क्या? तो स्टोरेज है ना, होगी। एडिट नहीं करी थी ना आपने वीडियो? एक वीडियो बची है। वही वाली? कौन सी वाली? वही वाली बची, एंड वाली, हाँ, 2 दिन वाली। एंड वाली थोड़ी सी और बची, आज रात को हो जाएगी ओरिजिन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। मैं यहां से ही चीजों को कंपेयर करता हूं। ओरिजिन ये 0 पॉइंट है। मतलब अगर मैंने बोला ना मेरा घर मेट्रो स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब मेरा जो मेट्रो स्टेशन है उसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। ओरिजिन से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है। मतलब कि अगर ये मेरा मेट्रो स्टेशन है तो 2 किलोमीटर दूर, मान लीजिए ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो मेरा घर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मेरा घर होगा 2 किलोमीटर दूर ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे ना फिजिक्स के अंदर अगर मैं मोशन के बारे में बता रहा हूँ, तो मोशन के अंदर ना 2 फिजिकल क्वांटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। तो इसके थ्रू, इस नंबर लाइन के थ्रू हम समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने बोला कि कोई बंदा था वो ओ पे खड़ा था, या कोई कार थी वो ओ पे खड़ी थी। ओ से वो कार जो है वो सबसे पहले ए पे गया, ठीक है। ओ से वो सी बी से होते हुए ए पे गया, और ए से वापस सी पे आके रुक गया। मतलब समझ रहा है? जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैं यहां से सीधा ए तक गया, ए से मैंने पलटी मारी और मैं यहां पे आके रुक गया, ठीक है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? पहली बात, मैं ओ से ए तक गया, प्लस फिर ए से सी तक आया। तो भाई ओ से ए तक कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? ये सारा किलोमीटर्स में, 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर? 0 से ए तक कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर है। तो 0 से ए तक मैं 60 किलोमीटर लिख रहा हूं। अच्छा, ठीक है। और ए सी कितना होगा? अब मैं वापस भी तो आया ना ए से सी तक, तो कितना होगा? 60 से लेके मैं 25, मतलब डिफरेंस निकालना है। 60 माइनस 25 कितना होता है? 35 होता है। तो 35 किलोमीटर जो है मेरे को यहां से यहां तक लगा। 60 माइनस 25 करूंगा तो मेरे को डिस्टेंस देखो, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 30 35 35। तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने उल्टे में से कवर करा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं। डिस्टेंस किसकी बात कर रहा हूं? डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस में ना हमें ना सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान देना है। यहाँ पे 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर कितना होगा? 95 किलोमीटर होगा। तो मैं जब भी डिस्टेंस की बात करूं, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही ध्यान देना है, जो कि यहाँ पे 95 किलोमीटर है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही ध्यान देना है? मतलब इसके अलावा कुछ और भी होता है जिस पर ध्यान देना होता है? हाँ, होता है। डायरेक्शन होता है जिसपे हमें ध्यान देना होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है,
उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड, फिजिकल क्वांटिटी तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये तो सारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकल। इस डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे? इस क्वेश्चन में 95 किलोमीटर है। हाँ। तो ये 95 किलोमीटर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? मैं बताता हूँ क्यों। एक और हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको। अच्छा, उसमें और इसमें क्या फर्क है सर? उसमें और इसमें ये फर्क है। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि मेरी गाड़ी जो थी वो ओ से गई, ए तक पहुंची, ए से पहुंच के सी तक आई, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्ट पॉइंट था ये, और ये मेरा एंड पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो मेरे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैंने ओसी था, ये पूरा का पूरा ओसी था, मतलब डिस्टेंस मैंने क्या, ओ से स्टार्ट करा, घूम के मैं सी पे आया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी मैं ओसी की ही बात करूंगा, लेकिन अब मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। पर्सपेक्टिव कैसे बदला? क्योंकि अब मेरे को ओ से ए तक जाके फिर वापस सी पे नहीं, मैंने बोला कि ओ से सी, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये रहा, सीधा का सीधा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मुझे घूम के आने की जरूरत नहीं है सी पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है ओसी। तो ओसी यहाँ पे है क्या एक्चुअली में? 0 से लेके 25 होता है। तो 25 किलोमीटर मेरा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी मायने रखती है। ठीक है। मैं ऊपर बोल रहा था ना कि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही मायने रखती है और कुछ देखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा एक और चीज जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन बहुत मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट में। क्या करता है? डायरेक्शन बोलते हैं उसको। कैसे, समझाता हूं। डायरेक्शन वेलोसिटी में नहीं होता था? फॉर एग्जांपल नहीं, डायरेक्शन वेलोसिटी में भी आएगा। वेलोसिटी कैसे बना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो होता है वेलोसिटी। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट समझ नहीं आएगा तब तक वेलोसिटी समझ नहीं आएगा, और जब तक वेलोसिटी समझ नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने बोला, भाई डिस्टेंस की बात बता रहा हूं और आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने ओ से स्टार्ट करा और मैं घूम के ए से पहुंच के वापस ओ पे आ गया, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर करा? डिस्टेंस 120। मैं 60 किलोमीटर वहां गया और 60 किलोमीटर वहां से वापस आ गया मैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए मैं ओ ए की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं ओ ए की बात कर रहा हूँ, ओ ए और वापिस ए ओ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओ ए प्लस ए ओ, इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब कि मैं यहां से यहां तक गया और फिर वहां से वापस आया। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा? आपने बोला सर यहाँ पे 60 किलोमीटर जाने के और 60 किलोमीटर आने के, 120। तो 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर 120 किलोमीटर होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो इसी केस में तो 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन मैटर करता है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का डिफरेंस। यहाँ पे मैं 60 आगे गया, अगर मैं अपने राइट साइड को पॉजिटिव मानता हूँ, 60 आगे गया, तो मैं अपने लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानूंगा। और मैं इस पॉइंट से, अब मेरा यही पॉइंट है, यहां से मैं इस साइड को जाऊंगा तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, तो नेगेटिव 60 जा रहा हूं ना मैं। 60 मैंने 60 जिस पॉइंट से स्टार्ट किया मैं उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो क्या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस रहा? क्या नहीं रहा, 0 हो गया। तो इसलिए मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 किलोमीटर हो गया। तो इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। यहाँ पे तो डिस्टेंस में यहां से जा वहां से जा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। समझ रहा है? साइन चेंज करके भी तू समझ सकता है, या फिर ऐसे समझ सकता है कि यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जैसे एक पार्क है, वो सर्कुलर शेप का पार्क है, जैसे अपना नागिया पार्क हो गया ना, सर्कुलर शेप का पार्क है। मैं एक चक्कर मार रहा हूँ भाई, तो जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं एक चक्कर मारा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से मार के चक्कर मारा। मैंने बोला कितना डिस्टेंस कवर किया तुम्हें? तो मैं बोलूंगा भाई मैं कम से कम यहाँ पे मैं 700 मीटर का तो मैं सर्कल मार के आ चुका हूँ, चक्कर मार के आ चुका हूँ। तो मैंने बोला भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे आ गया भाई, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ये दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम मोशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों हमारे ना गाड़ियों में एक मीटर होता है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। वो ओडोमीटर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो उसमें वो क्यों यूज करते हैं गाड़ियों में? उसमें डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, ओडोमीटर के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। अगर अभी तू जाके अपनी गाड़ी में देखेगा कि ओडोमीटर में कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा होगा कुछ ना कुछ, मान ले कि उसमें लिखा होगा 3000, मतलब ये तो उसका मतलब है कि वो तेरी गाड़ी 3000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, अब तूने गाड़ी स्टार्ट की, ये ओडोमीटर की बात करूं, गाड़ी तूने स्टार्ट की, अब गाड़ी तू स्टार्ट करेगा, मान ले यहां से तू चला गया आगरा तक,
कितना होगा 250 किलोमीटर होगा। हाँ। 250 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे जब तो 250 किलोमीटर कवर कर लेगा तो तेरे ओडोमीटर में लिखा आएगा 3250। ओके ओडोमीटर में ये लिखा आएगा। ठीक है। तूने यहाँ से स्टार्ट किया था तो उसका मतलब तूने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 250 250। ये लिख के आता, ऐसे लिख के आता ओडोमीटर में, ठीक है। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके ना एनसीईआरटी के पेज नंबर 74, साइंस के एनसीईआरटी के पेज नंबर 74 पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या रखा है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस कवर कर चुका है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। बताऊं? तो हाँ, अब बोलो। सर जैसे कि अगर सपोज तेज बोला कर, तेरी आवाज कम आती है, और अच्छा। आराम से बोला कर, तू वो Okay, करता है, fine. ओवरलैप करता है। सर सपोज अगर किसी कार ने 10 किलोमीटर कवर करा, ठीक है, उसके बाद 5 किलोमीटर कवर करे, उसके बाद वो वापस बैक होके अपने उसी डिस्टेंस पे चला गया, तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर्ड हो गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, क्योंकि जिस पोजीशन जिस पॉइंट से उसने गाड़ी स्टार्ट करा वही उसका एंडिंग पॉइंट था, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हो एक गया। नंबर का क्वेश्चन आएगा। इतना सारा लिखेगा कैसे? सीधा शॉर्ट करके सीधा सर्कुलर मोशन में बोल सकते हैं एग्जांपल। कैमरा हाँ, सर्कुलर मोशन का भी आंसर दे सकते हैं, वो सबसे आसान होता है। ठीक है। In a circular motion, if I start from a point and I हाँ came back, if I return to the same point, then the displacement there will be zero, but I have covered some distance, ठीक है। right? तो सर्कुलर मोशन एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि तूने कुछ डिस्टेंस कवर करा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ना एक न्यूमेरिकल है। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from its initial position? इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास एक फार्मर है जिसके पास खेत है, फील्ड स्क्वायर शेप में है वो फील्ड, ठीक है। और उस स्क्वायर शेप का जो फील्ड है, तो स्क्वायर के जो भी जितने भी साइड्स है, 4 साइड्स होता है, चारों साइड 10 मीटर्स के, सारे साइड्स बराबर होते हैं। हाँ। और अगर इस स्क्वायर के एक पॉइंट से अगर वो फार्मर स्टार्ट करता है मूव करना, तो घूम के वापस अपने दूसरे एंड पे कब पहुंचता है? 40 सेकंड बाद पहुंचता है। सर इसमें एक डाउट है, वो फार्मर पूरे अपने फील्ड को कवर करता है 40 सेकंड में या एक साइड को? पूरे फील्ड को कवर करता है, पूरे फील्ड को कवर करता है 40 सेकंड में। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ क्या है? अच्छा। एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। देखते कैसे करेंगे इस चीज को। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, मेरे पास एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर में आपको पता है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके जो फार्मर की जो स्क्वायर फील्ड है उसका सारे साइड्स जो है वो 10 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब ना ये फार्मर यहां खड़ा है, इस पोजीशन पे खड़ा है, ये भाई इस पोजीशन से यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, और फिर वापस यहां पे आ गया। ऐसे करने में से 40 सेकंड्स लगे। कितने लगा टाइम? 40 सेकंड्स लगा। तो यहां पे एक्चुअली में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40 मीटर्स कवर कर रहा है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब यहां से कवर करके वापस यहीं पे आ गया ना, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। और टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन 40 सेकंड्स। टाइम टेकन हो जाएगा 40 सेकेंड्स। देखो भाई, 40 सेकंड में बंदा 40 मीटर कवर कर रहा है। 40 सेकंड में बंदा 40 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा? 40 में 40 कर रहा है, तो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करेगा, सीधी बात है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है? 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड के बाद अगर बंदा यहां से चलना चालू करे तो कहां पहुंच चुका होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उस बंदे का? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद कहां पहुंच चुका होगा, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में। हाँ, 140 सेकंड्स का निकालना है, 140 सेकंड्स का। तो यहाँ पे जो 140 सेकंड है ना, अगर मैं 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि 140 सेकंड में मैं कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करूंगा। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को डिस्टेंस पता चलना चाहिए। मैं यहां से स्टार्ट तो करूंगा, लेकिन 140 सेकंड बाद पहुंचूंगा कहां पे? पहले वो पॉइंट तो निकाल लूं। यहां से स्टार्ट तो करना है, 140 सेकंड्स के बाद मैं कहां पे होऊंगा ये पता लगाना है पहले मेरे को। पता है ना, जैसे मैंने उसमें नंबर लाइन वाला बना के दिखा था, 0 से वापस यहाँ C तक, मेरे को पता होना चाहिए कि दूसरा पॉइंट है कहां, तभी तो मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा।
तो 140 सेकंड बाद मैं कहां पे होऊंगा वो निकालना है मुझे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1 सेकंड में 1 मीटर में कवर कर रहा हूँ तो 140 सेकंड में कॉमन सेंस वाली बात है कि 140 मीटर कवर कर रहा हूँ। हाँ। इन 140 सेकंड्स आई एम कवरिंग 140 मीटर। तो भाई यहाँ पे देख, अगर मैं एक चक्कर मारता हूँ स्क्वायर का 40 तो 40 कवर होता है। 140 के अंदर एक 40 आएगा, 2 बार 40 आएगा, 3 बार 40 आएगा, कितने हो गए 40 प्लस 40 80 प्लस 40 120। इसका मतलब इसका मैंने एक चक्कर मारा, 2 चक्कर मारा, 3 चक्कर मारा, तो अभी 120 कवर हो गया। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। प्लस यहाँ पे 140 बनाने के लिए 20 और इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, 140 को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। एक 40 का मतलब एक चक्कर कंप्लीट, दूसरा 40 का मतलब यहाँ से दूसरा चक्कर, तीसरा 40 का मतलब 3 चक्कर कंप्लीट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तक तो 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब प्लस 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 20 का मतलब ये है अगर भाई वो जैसे जाएगा तो 10 ऐसे गया और 10 ऐसे गया, अब वो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे। अच्छा आ भी रहा है समझ कुछ? हाँ तेरे से करवाऊंगा इसके बाद ऐसे करवा लेना, मैं खुद कर दूंगा। तो यहां से बंदा स्टार्ट करेगा और एंड में 3 चक्कर लगाने के बाद चौथा चक्कर पे यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, 10 ये और 10 ये 20 ऐसे आके रुक जाएगा ये। तो यहाँ पे हमसे डिस्टेंस नहीं बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है। डिस्टेंस का तो सवाल ही नहीं है ना, डिस्टेंस बोला होता ये ले 140 मीटर, हाँ। डिस्टेंस तो 140 मीटर, क्वेश्चन तो खत्म है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और भाई एंडिंग पॉइंट ये है। तो क्या मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसे डायगोनल के थ्रू जा सकता हूँ। मैं सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं ऐसे जाऊंगा तो ये लंबा पड़ रहा है मेरे को, तो डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसे हम बोलते हैं स्क्वायर का डायगोनल। ये क्या होता है? स्क्वायर का डायगोनल। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है भाई 4 इंटू ए, 4 बार साइड्स, एक साइड है तो पेरीमीटर का मतलब 4 टाइम इंटू वो साइड। और अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डायगोनल की बात कर रहा हूँ, डायगोनल, तो वो होता है √2a, √2 इंटू ए, ये होता है। ठीक है, ये डायगोनल की लेंथ ये किसके बराबर होती है? √2a के बराबर होती है। तो यहां पे मेरा a है क्या वैसे भाई? मेरा यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे साइड क्या है? a यहाँ पे मैं 10 लेके चल रहा हूँ, 10 मीटर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को डायगोनल की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है मुझे, इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं √2 इंटू 10 करूंगा ना। और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 1.414 इंटू 10। इसको याद रखना कि √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये होती है √2 की वैल्यू। √2 एक कांस्टेंट है, √2 एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 1.414। अगर मैं 1.414 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट जो है एक प्लेस राइट को शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 14.14। क्या आ जाएगा भाई? 14.14 आ जाएगा मीटर। तो एक बात बता, डिस्टेंस बढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा था? डिस्टेंस तो 140 मीटर था। डिस्टेंस तो यहां से लेके यहां पहुंचने का जो डिस्टेंस था वो 140 मीटर था। 3 बार चक्कर काटा और चौथे चक्कर में जाके मैं यहाँ पे आके रुका। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 14.14 है, ये रहा 14.14 मीटर। समझ गया? आ रही है बात समझ? तो यहां पे हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन, इट कैन नॉट बी 0, हो सकता है फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब वो 0 हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बड़ी होती है डिस्टेंस से? फॉल्स है, या तो बराबर होगी या उससे कम ही होगी, बड़ी कभी नहीं हो सकती डिस्टेंस से। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है। सर बताओ, मैं करता रहूं। तो बच्चों अब हमें समझना है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली में यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को ही मैं क्या बोलूंगा? यूनिफॉर्म मोशन बोलूंगा। इसको मैं समझाता हूं एक बहुत बड़ी एग्जांपल के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे 5 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे 5 मीटर कवर कर चुका, अगले 5 सेकंड में भी मैं 5 मीटर कवर कर चुका, अगले 5 सेकंड में भी मैं 5 मीटर ही कवर कर रहा हूं, अगले 5 सेकंड में भी मैं 5 मीटर ही कवर कर रहा हूं। तो समय के साथ साथ मेरा डिस्टेंस जो मैं कवर कर रहा हूं उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। हर 5 सेकंड में मैं सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। पहले 5 सेकंड में यहां से 5 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर गया। तो इसी मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। बहुत अच्छे से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये आगे भी आएगा। मोशन जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 11th भी हो 12th भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आएगा ये।
तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप खुद से बना सकते हो। इसका मतलब था सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लूं, हर 5 सेकंड का ग्राफ देखूं, तो हर 5 सेकंड का डाटा अगर मैं देखूंगा तो हर 5 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां से स्टार्ट करा और 5 सेकंड बाद देखा, तो मतलब मान ले 5 मीटर गया था। अगले 5 सेकंड में मान ले 5 मीटर नहीं, 4 मीटर ही जा पाया। अगले 5 सेकंड में मान ले 4 मीटर नहीं, 6 मीटर चला गया, 6 मीटर। तो इसी को मैं बोलता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, समय के साथ इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर पाना। ठीक है। कहाँ लॉस्ट हो गया था? नहीं, ऐसे करके देख रहा था। देखना नहीं, समझना भी है। मतलब सिर्फ वही समझ रहा था। तू चले जाता ना किसी दुनिया में, पता चल जाता है मेरे को आंखों सर को नहीं, देख मैं के। देख रहा था हाँ, सर। तू हाँ थोड़ा ना बोलेगा। क्या यार। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेम डिस्टेंस अगर मैं नहीं कवर करता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर मैं सेम डिस्टेंस कवर करता हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे मैं यूनिफॉर्म मोशन कहता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन देखने को नहीं मिलता डे टू डे लाइफ में, मोस्टली हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है। हाँ। हम भाई गाड़ी चलाते हैं, अब मैं पहले 1 घंटे में मैंने मान लिया 10 किलोमीटर, पहले 1 घंटे में मान लिया मैंने 40 किलोमीटर कवर कर लिया। जरूरी थोड़ा नहीं कि अगले 1 घंटे में भी मैं 40 किलोमीटर ही कवर करूंगा, 30 भी कर सकता हूँ। स्पीड कम कर दी तो 30, स्पीड बढ़ा दी तो शायद 50 भी कवर कर लूंगा। अगर मैं जॉगिंग भी करता हूँ ना, तो जॉगिंग का टाइम ऐसा तो नहीं कि मैं यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा हूँ। भाई थकावट होगी, मेरी स्पीड कम होगी, टाइम के साथ साथ मैं कम डिस्टेंस कवर करूंगा। तो जॉगिंग भी किसका एग्जांपल, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। तो हमें डे टू डे लाइफ में ना हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल ज्यादा मिलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो जो अब हम समझेंगे रेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो मान ले 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक गिवन डिस्टेंस, मान ले 2 किलोमीटर गिवन डिस्टेंस। 2 किलोमीटर को उस दोनों ऑब्जेक्ट को कवर करने में कितना टाइम लगा? दोनों का अलग अलग टाइम लग सकता है, उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। वो स्पीड ही रेट ऑफ मोशन होता है। यहां पे रेट ऑफ मोशन क्यों? मोशन को कंपेयर करने का एक क्वांटिटी होता है स्पीड। मोशन को कंपेयर करने की क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड से मैं कंपेयर कर पा रहा हूं, मैं बता पा रहा हूं हाँ भाई इसने इतनी डिस्टेंस इतना टाइम में कवर किया, तो उसी को मैं स्पीड बोलता हूं। रेट ऑफ मोशन क्या है? स्पीड है, स्पीड होती है। और इस स्पीड का जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड बोलो, या फिर मीटर सेकंड टू द पावर -1। पता नहीं है -1 क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि जब वो नीचे आ जाता है तो माइनस हो जाता है। जो m/s है, जब मैं इस s की पावर 1 है, ये s की पावर 1 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा m s की पावर -1। इसलिए इसको मैंने लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, और ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे। इसके और भी यूनिट है, ये तो एसआई यूनिट है ना। एसआई यूनिट के अलावा और भी यूनिट होते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, ये सारे इसके यूनिट होते हैं। लेकिन एसआई यूनिट अगर कोई पूछेगा तो भाई मीटर पर सेकंड है। स्पीड की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। जब भी मैं स्पीड ऑफ किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलता हूं ना, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है, वो है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे यहां जाए चाहे वहां से वापस जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पीड जब भी मैं बोलूं तो उससे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिमाग में आना चाहिए कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है स्पीड की। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना जो स्पीड होगी हमारी वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्यों? अच्छा सुन, तेरे पापा यहाँ से गाड़ी लेके जाते हैं तो क्या यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी चलाते हैं? सेम ही स्पीड होती है, टाइम के साथ साथ के सेम ही स्पीड होती है, कभी रुकती नहीं है। रेड लाइट पे नहीं रुक रही है, कोई सामने का तो भी नहीं रुक रही है, गाय सामने की तो भी नहीं रुक रही है, सेम ही स्पीड में चलती जा रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता, रुकना पड़ता है, कभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, खाली रोड है तो मतलब भीड़ भाड़ वाली रोड तो स्पीड कम करनी पड़ती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्पीड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, हमें नॉन यूनिफॉर्म ही देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। 99% केसेस में जो स्पीड होती है क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। कि मतलब अगर मेरे को यहां से वहां तक जाना है तो मैं सेम स्पीड से नहीं जा सकता। ठीक है, वो आइडियल कंडीशन है, मान लेता हूं मैं कंडीशन के साथ। अच्छा रोड खाली है, कोई भी नहीं है, कंडीशन दे रहा हूं तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर मेरे को यहां से वहां तक जाना है तो मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाता हूं। स्पीड सेम नहीं हो सकती टाइम के साथ साथ। तो यहां पे मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं जा सकता। तो भाई जैसे कि मान ले कि 40 किलोमीटर पर आवर थी, पहले मैंने स्टार्ट किया गाड़ी तो 40 किलोमीटर पर आवर थी। 15 मिनट बाद मेरी गाड़ी की 15 तो ज्यादा ही हो गया, 5 मिनट बाद मेरी गाड़ी की स्पीड मैंने देखी तो भाई 50 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। उसके 5 मिनट बाद मैंने देखा तो भाई यार गाड़ी 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है। हाँ। तो एक्चुअली में अगर मेरे को किसी से बोलना है, कोई मेरे से पूछ रहा है भाई आपने आज गाड़ी की स्पीड क्या रखी, आप किस स्पीड से आए हो यहाँ से यहाँ तक, किस स्पीड से आए हो, तो मैं 40 बोलूं, 50 बोलूं या 60 बोलूं, मैं नहीं बोल सकता तीनों में से। तो यहाँ पे मुझे एवरेज स्पीड बोलना पड़ेगा। एवरेज स्पीड यहाँ पे आता है। एवरेज स्पीड का मतलब वो रियल में नहीं होता एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जस्ट मैं बता रहा हूं आपको कि भाई मैं लगभग इस स्पीड से मैं आया हूं,
एक्चुअल स्पीड नहीं है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज नॉट योर एक्चुअल स्पीड। एवरेज स्पीड बस एक क्वांटिटी है ये दिखाने के लिए कि खुद समझने के लिए भी और दूसरों को समझाने के लिए भी ये कांस्टेंट स्पीड है जिससे कि मैं आया हूं यहां से यहां तक। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमेशा निकलता है बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड एक्चुअली में होता क्या है? स्पीड एक्चुअली में होता क्या है? स्पीड देखिए, यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, टाइम। टाइम। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आई बात समझ? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है मेरा एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड को ना मैं स्मॉल v से डिनोट करता हूं, और डिस्टेंस को मैं s से डिनोट करता हूं, और टोटल टाइम को मैं t से डिनोट करता हूं। इसी पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास को खत्म करते हैं। तो बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारा एग्जांपल नंबर 7.1 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकंड्स। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर जाती है 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर, और उसके बाद दोबारा 16 मीटर वो कवर करती है 2 सेकंड में। पहले 16 मीटर कवर करते हैं 4 सेकंड में, अगला 16 मीटर कवर करती है 2 सेकंड में। तो क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन में बोला पहले 16 मीटर जो है ना, यहां से यहां तक मान लो 16 मीटर है, इसको कवर करने में उससे लगे 4 सेकंड। ठीक है, ये है मान ली ये। ठीक है, अब यहां से दोबारा जो 16 मीटर है ना, इसे कवर करने में मुझे लगे 2 सेकंड। 2 सेकंड। तो यहां पे हमसे पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो मैंने बोला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, या फिर इसको मैं स्मॉल लेटर एस अपॉन में स्मॉल लेटर टी ऐसे कर सकता हूं। तो यहां पे एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस है क्या? तो बोलेगा सर पहले 16 किलोमीटर और फिर 16 मीटर और फिर दोबारा 16 मीटर। 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 32 मीटर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम कितना लगा मेरे को इस 32 कवर करने में? 4 सेकंड, 4 प्लस फिर दोबारा 2 सेकंड। तो यहाँ पे टी मेरा जो लग रहा है वो है 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड। कितना? 6 सेकंड्स लग रहे हैं मेरे, 6 सेकंड्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगा, या फिर v क्या होगा? ये होगा मेरा 32 अपॉन में 6। इसको छोटा करूंगा मैं तो ये 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 16 32। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 5 15, 1 कैरी 10 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा 5.33। 5.33 अब यूनिट क्या? यहाँ पे मीटर और यहाँ सेकंड, यहाँ मीटर यहाँ सेकंड। तो इसका मतलब यूनिट क्या आएगी स्पीड की? मीटर पर सेकंड आएगी। जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा होता है, क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखी होती है चीजों की, वही यूनिट हमें आंसर में लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख दूंगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान देना होता है, यहाँ पे अगर यूनिट अलग अलग होते तो सेम एक सिंगल यूनिट में लेके आते फिर हमें से। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकंड है मेरी एवरेज स्पीड यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आज मैंने जो भी सिखाया ना आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में ना इसके आगे जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।